हेलो दोस्तों। आज हम शुरुआत कर रहे हैं अपने नए सेशन की। भारतीय संविधान का इतिहास। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत इस टॉपिक को हम चर्चा करेंगे। और आज हम भारतीय संविधान के इतिहास पर यानी कि भारत का संवैधानिक विकास किस प्रकार से हुआ, 1773 से लेकर 1947 तक की जो घटनाएं हैं उन सारे घटनाओं पर हम विशेष रूप से ध्यान देंगे और देखेंगे कि वो कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं या आपको अतिरिक्त जानकारी के लिए भी ये आवश्यक है कि आप इसको जानें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए कि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर आए और आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। वीडियो को लाइक भी कीजिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं वो कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, लाइक नहीं कर पा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो या आपने अपना मेल आईडी जो है वो ना डाला हो। तो अपने मेल आईडी और सब्सक्रिप्शन के बाद आप इस चैनल को लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं और मित्रों को शेयर भी कीजिए। भारतीय संविधान के इतिहास के बारे में बात करें दोस्तों, तो भारत का जो संवैधानिक विकास हुआ था इसमें सबसे पहले कंपनी के शासनाधीश अधिनियम, जिसको कि हम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के नाम से जानते हैं, ये आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश संसद के द्वारा जो है वो पारित हुआ था और इसका उद्देश्य जो था वो था कि कंपनी में जो भ्रष्टाचार है उस भ्रष्टाचार को और कंपनी में जो कुप्रशासन है उसको दूर किया जाए। बंगाल के कुप्रशासन से उपजी जो परिस्थितियां थी उसको ब्रिटिश संसद को ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों की जांच करने के लिए बाध्य कर दिया गया था और इस जांच में कंपनी के उच्च अधिकारियों द्वारा अपने अधिकारों के दुरुपयोग के अनेक मामले सामने आए और उस समय कंपनी वित्तीय संकट से भी गुजर रही थी और ब्रिटिश सरकार के समक्ष एक मिलियन पाउंड के ऋण के हेतु आवेदन भी भेजी जा चुकी थी। अब इसके जो प्रावधान है वो प्रावधान ये थे कि मद्रास प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी जो है वो कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कार्य करेंगी। बंगाल का जो गवर्नर है उसका अंग्रेजी क्षेत्र अगर हम बात करें तो बंगाल का गवर्नर जनरल का पूरा क्षेत्र स्थापित हो गया था और सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में जो है इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है हमें देखने को मिली है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में बात करें तो कंपनी के मामलों में सरकारी नियंत्रण में वृद्धि, नियंत्रण बोर्ड का गठन, कंपनी के व्यापार में अहस्तक्षेप की नीति, कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग किया गया। इसके तहत 1773 के कानून की जो कमियां थी उन कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधन किया। 1781 में पारित किया गया और इस एक्ट का को जो है वो ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है और ये जो एक्ट है ब्रिटिश जो आपके प्राइम मिनिस्टर थे पिट्स द यंगर उनके नाम पर जो है इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट कहा गया। आपके स्क्रीन पर ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर नजर आ रहे हैं। इसके बाद समय आता है दोस्तों 1786। भारत का संवैधानिक विकास के क्रम में हम देख रहे हैं तो दो एक्ट 1786 का अधिनियम और 1793 का अधिनियम आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। 1786 1786 का जो ये अधिनियम है इसमें गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपने परिषद के निर्णय को रद्द करने तथा अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल एवं प्रधान सेनापति की शक्तियां जो है वो एक कर दी गई थी। गवर्नर जनरल को परिषद के निर्णय को वीटो करने का अधिकार दे दिया गया। वहीं 1793 में देखें तो कंपनी को 20 वर्षों का जो है वो एकाधिकार प्राप्त हो गया था। वीटो भावी सभी गवर्नर जनरल को दे दिया गया था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का वेतन कंपनी के कोष पर भारित हो गया था। इसके बाद समय आता है 1813 चार्टर एक्ट और कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया था। चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी सारी चीजें आपको देखने को मिल रही होंगी। 1813 कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार मिल गया और प्रथम बार शिक्षा का जो खर्च है
वो प्रति वर्ष 1 लाख रुपए करने का प्रावधान जो है वो इसी अधिनियम, इसी एक्ट यानी कि चार्टर एक्ट 1813 के तहत किया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 1833 चार्टर एक्ट। और 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में बात करेंगे तो ये फाइनल स्टेप था ब्रिटिश इंडिया के सेंट्रलाइजेशन यानी कि केंद्रीकरण की तरफ एक नया मार्ग था। कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार जो हैं वो समाप्त कर दिए गए थे। इट एंडेड एक्टिविटीज ऑफ कंपनी एज कमर्शियल बॉडी विच बिकम प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। इट प्रोवाइडेड इंटरेस्ट फॉर हिज मैजेस्टी हिज हेयर्स एंड सक्सेसर्स। तो उसमें बंगाल का गवर्नर जो है वो अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य सम्मिलित हुआ और पहला जो विधि सदस्य था वो था आपका मैकाले। तो आपको ये याद भी रखना है। और मैंने पहले ही कहा कि कंपनी के जो अधिनियम है उसको जो है वो राइट टू गवर्न जो है वो अगले 20 साल तक के लिए जो है वो क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया था। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया था और गवर्नर ऑफ मद्रास और बॉम्बे जो है उनको क्या किया गया था, उसके जो भी आपके लेजिस्लेटिव पावर थे उसको डिप्राइव कर दिया था, है ना, यानी कि उनसे जो भी कानून बनाने के जो अधिकार थे बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी से वो छीन लिए गए। आगे बढ़ते हैं, 1853 की हम बात करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर अनलिमिटेड टाइम्स के लिए इनका गठन और फर्स्ट इंडियन सिविल सर्विसेज की शुरुआत, फर्स्ट टाइम पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट थी। तो नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का जो वेतन है वो निश्चित किया गया, जो कि कहा गया कि सरकार के द्वारा दिया जाएगा और धन जो है कंपनी देगी। और डायरेक्टरों की संख्या जो है वो 24 से घटाकर 18 कर दी गई और 6 सदस्य जो है उसमें क्राउन के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, ऐसी बातें इसमें कही गई। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत हम ये और भी कह सकते हैं कि चार्टर एक्ट 1853 के बारे में, तो ये लास्ट सीरीज था चार्टर एक्ट का जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो 1793 से लेकर 1853 तक जो है पास किया था। सेपरेट लेजिस्लेटिव और एक्सिक्यूटिव फंक्शन थे गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल्स के लिए और इसको मिनी पार्लियामेंट के नाम से भी जाना जाता है। 1853 के चार्टर ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट and anyone can come. मैकाले कमेटी was set up in 1854। मैकाले कमेटी का गठन किया गया 1854 में। टाइम इज not specified unlike the previous charter act, clear indication that company rule can be terminated at any time। तो ये 1853 की कुछ बातें थी जो कि आपकी स्क्रीन पर थी। आगे बढ़ते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बारे में, भारत सरकार अधिनियम उन 1858 के बारे में अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत हम क्या देखेंगे, तो भारत ब्रिटिश कॉलोनी बन चुका था। 2 अगस्त 1858 को ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम पारित किया था और इसी एक्ट के जरिए भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया था। इसी एक्ट के बाद लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बनाए गए थे। आपके स्क्रीन पर ये लॉर्ड कैनिंग नजर आ रहे होंगे। तो कुल मिलाकर हम इसके बारे में अगर संक्षेप में कहें तो हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश ताज के शासनाधीश अधिनियम ये बन गया था। भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश राज को मुकुट को दे दिया गया था। भारत राज्य सचिव, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों के समस्त अधिकार भारत राज्य सचिव को जो है वो प्रदान कर दिया गया था और भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कह दिया गया था, जो कि भारत में ब्रिटिश क्राउन यानी कि ताज के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे थे। 1861 अगला जो अधिनियम है भारत परिषद अधिनियम का, जिसमें वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई थी और कहा गया था कि जो वायसराय अध्यादेश जारी करेगा उसको लागू करने की जो अधिकतम अवधि होगी वो 6 महीने की होगी। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का निर्माण देश के प्रशासन में भारतीयों को शामिल करने के उद्देश्य से बनाया गया था और इस अधिनियम में सरकार की शक्तियों और कार्यकारी व विधायी उद्देश्य हेतु गवर्नर जनरल की परिषद की संरचना में बदलाव किया गया और यह प्रथम अवसर था जब गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों को अलग अलग विभाग सौंपकर विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई। इस अधिनियम के अनुसार बंबई व मद्रास के परिषदों को अपने लिए कानून एवं इसमें संशोधन करने की शक्ति पुनः प्रदान कर दी गई थी और बंगाल में 1862 में, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में 1886 में और बर्मा में व पंजाब में 1800 संसद में परिषदों की स्थापना की गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए लाइन है जो कि मैं अंडरलाइन भी कर दे रहा हूं, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उसके पहले कुछ और भी बातें इसमें जोड़ दें तो लॉर्ड कैनिंग जो है उनको वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई थी और लॉर्ड कैनिंग को विभागीय प्रणाली दी गई थी।
वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया था और बंबई और मद्रास, जिस पे मैंने कहा कि फिर से उनको अधिकार जो है प्रदान कर दिए गए थे कि वह उस क्षेत्र में फिर से कानून बनाने सके। अगला आगे बढ़ते हैं 1892 का भारतीय परिषद का अधिनियम, जिसमें भारतीयों को पहली बार मताधिकार का जो है वो प्रयोग करने के बारे में कहा गया, है ना, कि पहली बार जो है वो मताधिकार का प्रयोग कर सके। और भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के बारे में बात करें तो विधान परिषद को सदस्यों को बजट पर विचार प्रकट करने का अधिकार जो है उसमें दिया गया और इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई और बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था। इसने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। इसमें केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान था। इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति करने की शक्ति प्रदान थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के बारे में और भी बात करें तो हम कह सकते हैं कि विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार था, जिस पर हमने बात किया। और हमने कहा कि सार्वजनिक हित के मामले में विधानमंडल के सदस्यों को 6 दिन की पूर्व सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का जो है वो प्रारंभ कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसको कि हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं और इसे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कहा जाता था। केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के बारे में एक प्रसिद्ध कथन है, जिसको गांधी जी कहते हैं कि यह एक्ट हमारा सर्वनाश कर दिया। रैमजे मैकडॉनल्ड जो है वो यह कहते हैं कि यह सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालिक समझौता है। आगे बढ़ते हैं, भारत शासन अधिनियम 1919 की बात करें, जिसको कि हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। प्रांतों में द्वैत शासन का प्रारंभ हुआ और पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग किया गया। प्रांतीय विषय जो है वो आरक्षित और हस्तांतरित दो भागों में विभाजित हुई। अधिनियम का जो आधार था वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर बना था। तो 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। क्रमिक रूप से 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया, जो 1921 से जो है वो लागू हुआ। इस कानून को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू भारत के उस समय राज्य सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड जो है वो भारत के व्यवसाय थे। अगला है भारत शासन अधिनियम 1935, जो कि विस्तार था आपके सांप्रदायिक तथा वर्गीय मतदाता मंडल का, जिसका महत्व भारत के वर्तमान संवैधानिक ढांचों का आधार था। काफी हद तक अगर हम बात करें तो इसमें केंद्रीय विधानमंडल जो है वो द्विसदनीय थी, ऐसा इसमें कहा जा रहा था। शक्तियों का विभाजन जो है केंद्र और प्रांतों के बीच में था और फेडरल न्यायालय 1937 में इसकी स्थापना हुई और इसको लेकर जो जवाहरलाल नेहरू जी का कथन था वो था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, गुलामी का अधिकार है, दास्ता का आज्ञा पत्र है, ऐसा इसके बारे में कहा गया। राज्य की नीति के निदेशक तत्व के रूप में भारत के संविधान वर्ष 1950 में इसे समाविष्ट किया गया और कांग्रेस के लखनऊ अधिनिवेशन 1936 में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकृत कर दिया गया। इसके बारे में और भी बात करें तो इसने एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की, जो कभी लागू नहीं किया गया। विषयों को 3 सूची में विभाजित किया गया, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अवशिष्ट शक्तियां व्यवसाय को दे दी गई। प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई और प्रांतीय स्वायत्तता शुभारंभ हुआ। केंद्र और द्वैत शासन व्यवस्था शुरू कर दी गई। अनुसूचित जातियों, महिलाओं और मजदूरों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया गया। मताधिकार का विस्तार किया गया। आरबीआई अधिनियम 1934 के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई और संघीय लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग की भी स्थापना 1935 सरकार के अधिनियम के तहत की गई, जो कि मैंने आपके लिए एक अतिरिक्त जानकारी जोड़ दी। आगे बढ़ते हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यानी कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जो कि अविभाजित ब्रिटिश भारत का विभाजन कर भारत एवं पाकिस्तान दो स्वतंत्र अधिकारों की स्थापना की जाएगी, ऐसी इसमें चर्चा की गई। 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति। दोनों अधिराज्यों की संविधान निर्माती सभा को संविधान बनाने का अधिकार और दोनों अधिराज्यों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। भारत का राज्य सचिव पद जो है उसे समाप्त कर दिया गया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने 1947 में
लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त कर सत्ता के हस्तांतरण के लिए भारत भेजा था। माउंटबेटन योजना को कानूनी रूप प्रदान करने के लिए 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पेश किया गया, जिसके अंतर्गत जो बिंदु थे वो थे, अधिनियम में 2 डोमेनियन की स्थापना करने की बात की गई थी और 15 अगस्त 1947 की तारीख जो है वो निर्धारित की गई थी। दो नवगठित देशों के बीच बंगाल और पंजाब के प्रांतों का जो है वो विभाजन किया गया। कुछ और भी इंपॉर्टेंट यहाँ से आपके लिए फैक्ट जो है वो मैं एक बार आपसे बोल दूं, उसको याद रखिएगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। प्रधान सेनापति की शक्तियां सर्वप्रथम प्राप्त थी लॉर्ड कर्नवालिस को। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कानून निर्माण में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई थी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। बर्मा को भारत से अलग किया गया वर्ष 1937 में। सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया भारत सरकार अधिनियम 1919 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग थी स्वराज पार्टी ने की थी 1934 मई में। सर्वप्रथम भारत में संविधान सभा के गठन का विचार देने वाले व्यक्ति थे एम एन रॉय, जिन्होंने अपना विचार 1934 में दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार संविधान सभा की मांग वर्ष 1934 में की गई और भारतीय संविधान सभा चुनी गई अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। तो दोस्तों ये रहा आपका इंडियन पॉलिटी, और इंडियन पॉलिटी का ये टॉपिक आपके इतिहास में भी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ध्यान रखिएगा। हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों का ये टॉपिक जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने जो है ये चर्चा की आपके साथ। आपके साथ जो चर्चा थी वो भारत का संवैधानिक विकास जो है उस पर चर्चा थी। अगले सीरीज में हम जल्द ही इसके आगे बढ़ेंगे और पॉलिटी को जो है वो आने वाले कुछ दिनों में हम कंप्लीट कर देंगे, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगा। ये क्रैश कोर्स है दोस्तों, जो कि आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए है, तो इसका आप लाभ उठा ही रहे होंगे और इसका लाभ अपने मित्रों तक भी पहुंचाए। अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो अपने मित्रों के पास भी शेयर कीजिए, उनसे भी आग्रह करें कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठाएं। और चैनल को से सब्सक्राइब करने और बेल आइकन दबाने के लिए भी आप गुजारिश कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।